अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 7 बजे मैं आपसे कहूँगी खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ आसमा इकबाल और आज कौन से मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आज जिक्र होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो अब हमें एक बड़ा यू टर्न ले चुकी है, ये दिखाई दे रहा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। ये यू टर्न जो है ये अक्सर हमारे प्रोग्राम में भी डिस्कस होता है, बहुत सारी और जगहों पर भी आप देखते रहे हैं PTI को यू टर्न लेते हुए। लेकिन जब मुज़ाकरात की बात की जाती थी तो PTI का ये मौक़िफ़ था कि वो किसी तौर पाकिस्तान में सियासी जमातों से, किसी भी सियासी जमात से और ख़ास तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी से कभी मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठेंगे। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि मुज़ाकरात जो हैं इनकी न सिर्फ पेशकश की गई, बल्कि अगर मैं यहाँ पर दरख्वास्त का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा। जितनी बार ये कहा गया है अब PTI की जानिब से कि प्लीज़ ये हमसे मुज़ाकरात कर लें और ये जो मामलात हैं इनको ऐवान के अंदर डिस्कस किया जाए और हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें ऐवान के अंदर सुना जाए, तो पहले इन्हें किसने मना किया था और अब क्या ऐसी रीज़न, क्या ऐसी वजह है जिस पर इन्हें लगता है कि ऐवान में ये अपनी सारे मसाइल जो हैं लेकर आएँ, और वो ऐसी क्या चीज़ है जिसने इन्हें मजबूर किया है कि ये मुज़ाकरात की टेबल पर आनकर बैठ जाएं। जो अगला हमारा मौजू है ना, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद ये वजह बनी है इन्हें मुज़ाकरात की टेबल तक लाने की। मैं बात कर रही हूँ जी फैज़ हमीद साहब के हवाले से, जिनके खिलाफ ट्रायल जो है आप जानते हैं, कल हमने आपको बताया था कि मज़ीद तेज़ हो चुका है। जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड के खिलाफ चार्जशीट जो है वो कल पेश हुई थी और आप जानते हैं कि जब मिलिट्री कोर्ट्स में या जब इस तरह का किसी के भी खिलाफ इस तरह की कोई चार्जशीट पेश होती है, ख़ास तौर पर जब कोई इतने बड़े रैंक का कोई ऑफिसर हो, फौजी ऑफिसर हो, तो उसके हवाले से कोई ना कोई सबूत, कोई ना कोई शवाहिद मौजूद होते हैं, तभी वो सारी चीज़ें जो है वो चार्जशीट की जाती हैं। और इसमें 9 मई का वाक़या जो है उसको ख़ास तौर पर एलेबोरेट किया गया था अलग से। उस ISPR की जानिब से जो एक प्रेसर आया था उसके अंदर हमने देखा था कि उसको एलेबोरेट करके अलग से लिखा गया था 9 मई को। तो ऐसा दिखाई देता है कहीं ना कहीं कि PTI चूंकि इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज थी, तो कल से आज तक जो मुज़ाकरात की बात है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई। लेकिन हमने ये तेज़ी जो है ये दूसरी जानिब से भी देखी, हमने हुकूमत की जानिब से भी देखी है और हुकूमत की जानिब से तेज़ी हमने ये देखी कि जो ही इसरार किया गया PTI की जानिब से तो फ़ौरन से इसको कबूल भी कर लिया गया है। हुकूमत जो है, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, नून लीग की जानिब से। अब कौन लोग हैं जिन्होंने मुज़ाकरात की इस दावत को, इस ऑफ़र को कबूल किया है, इस पर हम बात करेंगे। आगे क्या होने जा रहा है इस पर भी बात करेंगे और साथ ही जनरल फैज़ हमीद के हवाले से भी बात हो रही होगी। मज़ीद क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं, पॉलिटिशियंस की हो सकती हैं, या कुछ मज़ीद बड़े ओहदों के जो फ़ौजी सरबराहान रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। इस सिलसिले में इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले जी ये ऑफ़र किसने दी है, क्यों दी है, पहले कुछ आपको ये दिखाते हैं। क्या गुफ्तगू आज होती रही है पाकिस्तान में, किन किन सियासतदानों की जानिब से क्या कुछ कहा गया है, कुछ झलकियाँ आपको दिखा दें। तो जी क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तानी सियासत में आज जो कुछ हुआ असल में वो तो आपने जान लिया, कुछ शॉर्ट्स, कुछ गुफ्तगू जो है मुख्तलिफ रहनुमाओं की वो भी हमने आपसे शेयर कर दी। लेकिन इनफैक्ट होने क्या जा रहा है, अंदर की कहानी क्या है, ये हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो हमें बताएंगे। पैनलिस्ट में कौन है, हमारे साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं काशिफ रफ़ीक साहब, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शहजाद अनवर फारूकी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं और यूनुस बाट साहब सीनियर सहाफ़ी भी हैं, ब्यूरो चीफ भी हैं हमारे इस्लामाबाद लाहौर स्टेशन के लिए, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं रुख करना चाहूँगी काशिफ रफ़ीक साहब की जानिब। ये भी हमारे ब्यूरो चीफ हैं जी इस्लामाबाद के लिए, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। काशिफ रफ़ीक साहब, आप हमेशा से ये जुमला जो है ये दोहराते आए हैं शायराना अंदाज में कि जी डट के खड़ा है कप्तान वाली बात जो है वो पुरानी हो गई है, अब मुज़ाकरात के लिए जो है वो दबाव डालने की कोशिश की जा रही है PTI की जानिब से। और आज हम देख रहे हैं कि ये मुज़ाकरात वाकई ही इसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया इस ऑफ़र को। लेकिन कहा यह जा रहा है बैरिस्टर गौहर जैसे पॉलिटिशियंस की जानिब से, PTI वर्कर्स की जानिब से कि जी आप इसको हमारी कमज़ोरी ना समझें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वाकई इसको कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए, लेकिन जोर तहरीक इंसाफ ने पूरा लगाया है। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के सिस्टम के साथ अपनी जिद मनवाने के लिए 4 अटेम्प्ट्स की और ये अटेम्प्ट शुरू होती हैं कि जिस वक्त उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी वहाँ से लेके फिर उसके बाद उन्होंने कोशिश की इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए थे इलेक्शन टाइम पे, क्यों नहीं हुए, ये बहरहाल अपनी जगह पे एक सवाल मौजूद है। सही। उसके बाद आर्मी चीफ मैं खुद लगाऊंगा, फिर अगली हुकूमत में खुद बनाऊंगा, फिर आर्मी चीफ जस्टिस में अपना लगवाऊंगा, फिर मैं बाहर आऊंगा, फिर मैं इन सबको जेलों में डालूंगा। ये सारी कोशिशें की। इन कोशिशों में मैं तवातुर से एक बात कहता रहा कि आप सड़कों का रास्ता ना लें, आप पार्लिमान का रास्ता लें, आप सियासत को सियासत समझिए, आप हटदर्मी ना दिखाइए। उस हटदर्मी का नतीजा क्या हुआ कि PTI
جو کہ ایک اچھی وائبرنٹ جماعت تھی, چاروں صوبوں میں تھی, اس نے ٹیک آن کیا نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو, ایم کیو ایم کو, سب کو, لیکن ان کے گلے میں پڑ گیا 9 مئی, ان کے گلے میں پڑ گیا 24 نومبر, ان کے گلے میں اور چیزیں پڑ گئیں, اور اس کی وجہ سے ان کے جو سیاسی بصیرت کے لوگ تھے وہ ایک سائیڈ پہ ہو گئے, اور جو نان پولیٹیکل ایلیمنٹ تھے وہ ایک سائیڈ پہ ہو گئے. اور اگر آپ نے مذاکرات کرنے تھے, جو کہ اچھی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں نے بہرحال مذاکرات کرنے ہوتے ہیں, جو مرضی کر لیں, عمران خان خود بھی کہتے رہے ہیں مذاکرات کرنے تھے, ان 47 والوں سے کریں, پاور کوریڈورز والوں سے کریں, انسانوں سے کریں, فرشتوں سے کریں, مذاکرات میں تو ایگری کر گئے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا تھا, لیکن کچھ میرے ایسے احباب جو سمجھتے تھے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, نہیں مانے گا بات, یہ کرے گا, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا. 26ویں آئینی ترمیم سے آنورڈ جو سی بی ایم چل رہے تھے, وہ سی بی ایم بریک ہو گئے, ان سی بی ایم کو دوبارہ چلانے کے لیے احتجاج کیا گیا, 4 شیٹوں کو رکوانے کے لیے احتجاج کیا گیا. جب انہیں پتہ لگا کہ نہیں ہوا, تو میں کہتا ہوں مذاکرات کیجئے, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملائیے, حکومت ٹاپل کیجئے, آگے چلیے. لیکن اب آ کے آپ نے مذاکرات کی بات کی ہے, آپ نے بہت دیر کر دی, آپ نے بہت سارے لوگوں کو جانوں سے گئے, بہت سارے لوگ زخمی ہوئے, بہت سارا بلوا ہوا, آپ کے گلے میں ایک سیمی, پورا نہیں, سیمی 9 مئی آپ کے گلے میں ایک اور ڈال گیا. کیا فائدہ آیا؟ یہی سیاسی بصیرت سے کام لیتے اور یہ سارے معاملات کر لیتے. حکومت کہہ رہی ہے مذاکرات کریں, آپ بھی کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں, کیجئے مذاکرات, چیئرمین پی اے سی بھی آپ کو مل جائے گا, آپ کو راستہ بھی مل جائے گا, آپ کی چیزیں بھی آگے چل پڑیں گی. ٹھیک ہو گیا کاشف صاحب. شہزاد صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. مذاکرات تو کیے جا رہے ہیں, بارہا یہ کہا گیا جی مذاکرات کر لیں, انسان کر لیں, فرشتے کر لیں, جو بھی اب اویلیبل ہے ہم سے مذاکرات کر لیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ 9 مئی کی جو دھول ہے نا اس کو اب بیٹھ جانا چاہیے. یعنی کہیں نہ کہیں بہت سارے مطالبات سے اگر پی ٹی آئی ہمیں اب کی بار مذاکرات میں ہٹتی ہوئی دکھائی دی ہے, تو وہیں یہ جو 9 مئی ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے کہ جی اس پہ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ ہم نہیں کریں گے, آپ کو اس بات سے ہٹنا ہوگا. شہزاد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آسما. میں ہمیشہ سے کاشف رفیق کا بہت بڑا فین ہوں, اور آج بھی میں اس کا آن سکرین جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں. میں صرف اتنی گزارش کروں گا, دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر معاشرے میں اور ہر ملک میں کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے مختلف ادارے قائم کیے جاتے ہیں, طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں, عدالتیں بھی اسی لیے بنائی جاتی ہیں, کانسٹیٹیوشن بھی اسی لیے وجود میں لایا جاتا ہے کہ اگر کوئی گروہوں کے درمیان, صوبوں کے درمیان, علاقوں کے درمیان, زبان کی بنیاد پر گروہوں کے درمیان کوئی مسئلہ ہے تو اس کو بیٹھ کے ریزالو کرنا چاہیے. چونکہ اگر آپ ایک ملک کے رہائشی ہیں تو آپ کو بیٹھ کے بات کرنی ہے, آپ آپس میں نہیں لڑ سکتے. پرابلم یہ ہوا کہ ہم نے تمام چیزوں کو اس طرح سے تبدیل کیا. آپ نے 8 فروری کو ایک عوام کا فیصلہ تھا, 9 فروری کو وہ فیصلہ نہیں رہا. اب اس کے بعد آپ کے پاس کیا راستہ تھا کہ آپ ان سے منواتے یا آپ اس کے لیے عدالت میں جاتے. عدالتوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. تو ایسی صورتحال میں ان کے پاس سڑکوں پر آنے کا ایک راستہ تھا جو انہوں نے لیا. غلط یا ٹھیک, میں مطلب بساد احترام ان کے پاس راستہ نہیں کوئی ایسا چھوڑا گیا کہ وہ کسی طرح سے اپنا بات منواتے. مطلب ان کو اصل میں تو ہارٹ برننگ ہے وہ اس چیز کی ہے کہ یار ووٹ بھی ہم نے لیے, اس کے باوجود ہماری کوئی نہیں سن رہا. چلیں بہرحال دیر آئے درست آئے, میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ انہوں نے اگر مذاکرات کا فیصلہ کیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ابھی مجھے لگتا یہ ہے کہ ابتدائی طور پر شاید ایک آدھ دفعہ یہ سلسلہ ٹوٹے گا مذاکرات کا. اس دفعہ اس میں کچھ نہ کچھ نکل آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پھنسا ہوا ہے. مسئلہ ضد کا ہے, اگر وہ حکومت کا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا ہے یا بانی پی ٹی آئی کا ہے, اس میں پاکستان کے لوگ سفر کر رہے ہیں. اس سے نکلنے کا راستہ صرف اور صرف مذاکرات کی میز پر ہی نکلتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ پہلے کہیں نہ کہیں ہمیں بریک ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے, چیزیں اتنی سہل نہیں ہوں گی. اتنی سہل نہیں ہوں گی, یہ تھوڑا مشکل راستہ ہے. چونکہ جس طرح سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اور یہ آج ہی ہو جائیں گی, تو وہ میں اس بات سے کاشف کی بالکل متفق ہوں کہ اس کو واقعی کمزوری نہیں سمجھنے چاہیے. آپ اس بات کو مذاق سمجھیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ ابھی بھی اگر وہ جو بیٹھے ہوئے صاحب بانی اگر وہ کال دیں گے تو آپ کو پھر بھی پہلے سے کم, لیکن لوگ سڑکوں پر پھر بھی نکل آئیں گے. یہ نہیں ہے مسئلہ کہ وہ سڑکوں پر ٹھیک ہو گیا. یہ جو سڑکوں پر نکلنے کی بات ہے نا, کاشف صاحب نے بات کی نا کہ بہت سارے لوگ مر گئے.
तो जरा थोड़ा सा मेहरबानी करें ना, नंबर भी बता दें कितने लोग मर गए, कैसे मर गए, उसकी तफसील में हम नहीं अच्छा, जाते। मैं चाह रही थी कि क्योंकि जब हम इसका इल्जाम हमने डालना है बानी के गले में, तो बिल्कुल आपने मान लिया कि लोग जान से गए, और ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक जो बिल्कुल एहतराम के यानी कानून के दायरे में रहते हुए जो स्ट्रगल होनी चाहिए थी, उसमें तशद्दुद का रंग आया, लोग ये अपनी बात जानों ना से आज गए। आज शहजाद साहब, ये बात दूसरी दफा की है काशिफ साहब ने हमारे शो में। हजूर गुजारिश ये है कि मैंने सैकड़ों का नंबर नहीं दिया, मैंने आपने 12 कहा नंबर ना भी नहीं जानी दिए, गई। मैंने भी 12 नंबर नहीं दिए भाई। 12 भी इन्हीं के थे, सैकड़ों भी इन्हीं के थे, हमारे तो थे ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कोई किसी एक की जान भी गई है, किसी एक की जान भी गई है, जुल्म हुआ है, जुल्म हुआ है। आप भी उसी अवाम का हिस्सा है, हम कैसे डिसऑन शहजाद कर साहब, सकते हैं? शहजाद साहब मेरी अर्ज सुन लेना। जब इस तरह एहतजाज होते हैं तो बहुत सारे लोग तो एम्बुलेंसेज में भी मर जाते हैं ना, अस्पताल नहीं पहुंच पाते, रास्ता नहीं मिलता, रास्ते ब्लॉक होते हैं। शायद काशिफ साहब उनका जिक्र कर रहे थे। चले आगे बढ़ जाते हैं। यूनुस साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मुज़ाकरात की बात तो की गई है, ये तो कहा गया है कि जी असम्बली के अंदर, ऐवान के अंदर हमारी बात जो है उसको सुना जाए, हम ये चाहते हैं हमें मुज़ाकरात का रास्ता दिया जाए। लेकिन साथ ही साथ एक धमकी भी दे दी गई है यूनुस साहब। कहा यह गया है कि अगर हमें मुज़ाकरात का रास्ता नहीं दिया गया तो हम फिर से सड़कों पर आएंगे। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगी कि ये धमकी असर कर गई है या वजह कोई और है, क्योंकि मुज़ाकरात के लिए आमादगी अभी तो नहीं दी ना पीटीआई ने। सर, ये बात तो बड़े दिनों से पीटीआई कर रही है कि भाई आ जाएं, टेबल पे बैठ जाएं, हम तैयार हैं, हमसे मुज़ाकरात कर लें। फिर ये कल एक जब हम देखते हैं कि चार्जशीट किया जाता है एक शख्सियत को, उसके वेरी नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि नून लीग की जानिब से ये कबूल भी कर ली जाती है मुज़ाकरात की दावत जो है। तो ये क्या चल रहा है यूनुस साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोनों साथी मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं। मैं ना तो काशिफ रफीक साहब की बात को झुठला सकता हूँ और ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि शहजाद साहब ने जो कुछ कहा है वो भी अपनी जगह बिल्कुल हकायक पर मबनी बातें हैं। जहाँ तक बात काशिफ रफीक साहब ने की है, टेबल का रास्ता अपनाना तो मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क की मजबूती के लिए हर दौर में ही दुरुस्त रास्ता करार दिया जाता रहा है और अब भी ये रास्ता तो दुरुस्त है। हाँ। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पस मंजर में जाएं कि अगर हम कहते हैं कि पीटीआई ने हमेशा यू टर्न लिया, कभी इन्होंने टेबल पर बैठने की कोशिश नहीं की, वो रजीम चेंज से लेकर फिर इलेक्शन की बात आई, बर वक्त इलेक्शन ना हुए, उनके जो तहफ़्ज़ात थे उनको अगर देखा जाए तो वो आज तक यही कहते आ रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमें सुना नहीं जा रहा। फिर वो कहते हैं कि हमारे अवाम ने जो हमें मैंडेट दिया है उसका एहतराम नहीं किया गया। ये चीज़ें तो आप जानते हैं, सारी आवाम समझती है। फिर ये भी एक बयानिया है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो कुछ हुआ उसी वजह से बानी पीटीआई जेल में होने के बावजूद वो इतनी कामयाबी के साथ ना सिर्फ सबसे ज़्यादा बड़ी एक जमात बनकर सामने आए, तो उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? इलेक्शन कमीशन की नाइंसाफ़ियाँ, फिर अदालतों से वो समझते हैं कि उन्हें रिलीफ नहीं मिला। तो 9 मई का वाक़या जो उनके मुलव्वस जिसमें उन्हें करार दिया जाता है, उनका एक ही मुतालबा था पहले दिन से, जी इसका जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये कोई पहली दफ़ा जुडिशल कमीशन का इनकाद नहीं होना था, इससे पहले भी जुडिशल कमीशन बनते रहे हैं। अगर हुकूमत उनका मुतालबा मान लेती तो कम अज़ कम आज वो ये बात, जिस तरह बैरिस्टर गौहर आज भी ये कह रहे हैं कि हमारी ये कमज़ोरी ना समझा जाए, तो ये बात मानने में अगर मुल्क का मफाद या हमारी मुआशरत की मैं वो वजह पूछ रही हूँ ना यूनुस साहब कि अभी क्यों मानी गई है? वो तो कब से कह रहे थे कि कर ले मुज़ाकरात, अभी क्यों मानी गई है? वजह समझाए ना जरा। अच्छा, मुज़ाकरात की बात जब भी बानी पीटीआई की जानब से कही गई कि जी हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे, तो हुकूमत को अपने लाले पड़ जाते थे कि पता नहीं उनके साथ मुज़ाकरात होंगे तो शायद हमारी छुट्टी हो जाएगी। हुकूमत के साथ ही मुज़ाकरात होने चाहिए, ये बात दुरुस्त है कि पॉलिटिकल जमातों के साथ ही बैठना चाहिए। लेकिन आप देखें कि दूसरी जानब कुछ हुकूमत में, इक़्तिदार में बैठे हुए लोग भी जो है वो जलती पर तेल का काम करते रहे हैं। ख्वाजा आसफ को ले लें, मरियम नवाज को ले लें, उन्होंने कहा ये तो दहशत गर्द हैं, तो दहशत गर्दों के साथ तो बात नहीं की जा सकती, इनके साथ दहशत गर्दों वाला सलूक होना चाहिए। यानी कि क्या फिर उन्हें दहशत गर्दों को तो गोली मार दी जाती है, उनका तो फिर सफाया कर दिया जाता है। अगर आज उन्होंने देखे अगर हम ये कहें कि एक कोशिश की है कि अपना स्टांस तब्दील करने की, चेंज करने की, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में फ्लोर ऑफ दी हाउस में ये कह चुके हैं कि वो आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें, बैठें। और अब हम देख रहे हैं कि ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, लेकिन इन मुज़ाकरात से क्या निकलने वाला है, इस पे हम फर्दर जो है वो बात कर रहे होंगे। नसीम सिद्दीकी साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी और आपसे मुझे गुफ्तगू का आगाज करने से पहले गिला करना है।
देखिए जिसमें थोड़ा सा आपका भी नुकसान हुआ है। गिला ये है कि आप बड़े दिनों के बाद आए हैं आज हमारे प्रोग्राम में, और नुकसान आपका ये हुआ है कि जितने दिन आप गैर हाजिर रहे हैं उस दौरान वो क्या कहते हैं कि जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सारा का सारा मंजरनामा बदल गया। नसीम साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे, सब लोगों ने मुझे मिस किया। देखिए, जब मंजरनामा बदलने के लिए कोई पीछे से काम भी करना पड़ता है, कोई डोरी हिलानी पड़ती है, तो हो सकता है मैं किसी और काम में मसरूफ हूँ। बहरहाल ये तो अजराए तफन्नुन मैंने बात की। देखिए, बात आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेस किया है और मेरे तीनों साथियों ने अपनी बसात के मुताबिक बेहतरीन जवाब दिए। मैं इस तरह बात करूंगा कि देखिए, इमरान खान का किसी से कंपैरिजन नहीं है। मतलब जेल में था, जरदारी मुज़ाकरात क्या होते थे जी, मुझे जियाउद्दीन अस्पताल भेज दिया जाए या मुझे बाहर भेज दिया जाए। नवाज शरीफ मुज़ाकरात क्या होते थे कि हमें जिद्दा भेज दिया जाए, लंदन भेज दिया जाए, इलाज के लिए भेज दिया जाए। इमरान खान डट के खड़ा है आज भी। वो जेल में कहता है मुझे इलाज नहीं करवाना, मुझे तो आप एक्सरसाइज मशीन ला के दे। बात ये कि जो बार बार 9 मई और 26 नवंबर की बात होती है, ये तो उसी तरह है कि जिस तरह 9/11 हुआ था। 9/11 किसने किया, उसका फायदा उठाते हुए आपने आके डेरे अफगानिस्तान में डाल दिए और अपने जितने मफादात थे आपने ले लिए। अभी भी ये कि जिन्होंने 9 मई किया था उन्होंने ही 26 मई की है, तो इसमें तो कोई दो चंबे वाली बात नहीं। फिर बात होती है मुज़ाकरात की, कहते जी मुज़ाकरात कर लेते, ये जो है ना सड़कों पे नहीं आना चाहिए था। तो सड़कों पे सियासी जमातें आती हैं, कोई और नहीं आता। पाकिस्तान अगर बर्रे आजम एशिया में भी अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान आजाद हुआ था ना, तो 1857 में तहरीक जंग आजादी शुरू हुई थी और 1947 में आके पाकिस्तान बना था। ये तहरीकें चलती है इसीलिए। फिर मुज़ाकरात की बात होती है, पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है, पूरी तबाही मची है, उसके बाद मेज पे आके बैठे हैं। और फिर आज आप यूरोप देख लें तो बड़ा कूल है, काम चल रहा है। तो मुज़ाकरात पे किसी को लाने के लिए अपने मुकाबिल लाके बिठाना पड़ता है, किसी बराबरी के बंदे से बात करनी पड़ती है। और इमरान खान ने कहा कि मैं तो ये बराबरी के बंदे हैं नसीम साहब जिनसे आप बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब समझ रहे हैं कि यही मेरी बराबरी के बंदे हैं, उधर नहीं हो सकती थी मेरी बात, ये बराबरी है। असल में बात तो बनती है इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही, क्योंकि ताकत का सरचश्मा जो है वो तो इस्टेब्लिशमेंट ही है ना। भले वो अपना 18 के इलेक्शन हो, 2018 के, 2024 के, जिनके हाथ में तमाम मामलात हैं, आप उनसे ही बैठ के मुज़ाकरात करेंगे ना कि हमारा जो चोरी किया हुआ मैंडेट वापस करें। मैं आपको यहाँ सिंपल मिसाल देता हूँ, जैसे राना सनाउल्लाह ने बयान दिया, मौलाना फजल रहमान से बात हो रही थी कि भाई आप दोबारा री इलेक्शन कराएं। उसने कहा री इलेक्शन करवाएंगे, ये 2/3 अक्सरियत लेके आ जाएगा। असल बात तो ये कि आप इमरान खान का रास्ता रोकना चाहते हैं। इमरान खान को आप 10 चीजों में बुरे कहते हैं, लेकिन आपने आइन तोड़ा। आइन की खिलाफ वर्जी किसने की? रियासत ने की, क्योंकि हुकूमतों के हाथ में कुछ भी नहीं होता। ना आपने कौमी असेंबली के इलेक्शन बर वक्त 90 दिन में होने दिया आइन के मुताबिक, ना पंजाब के, ना खैबर पख्तूनख्वा के, ना आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले मान रहे हैं, मखसूस नशिस्तें ले लें, ना आप आम जजों के फैसले मान रहे हैं। कंट्रोल कहां से चल रहा है सारों को ठीक हो गया, ठीक हो गया नसीम साहब। ब्रेक लेना है मुझे, और एक कमेंट जो है वो काशिफ साहब करना चाह रहे हैं आपकी गुफ्तगू पे, उसके बाद ब्रेक लेना है। काशिफ साहब जरा क्विकली। मेरी सिर्फ एक क्विकली बात यह है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से भागी थी जिस वक्त ये तय हो रहा था पार्लियामेंट में कि सूबाई और मरकज़ के इंतखाबात कब होंगे। एक बात। दूसरी बात ये, आपने कहा वो कहीं जाने के लिए तैयार नहीं थे। हजूर अदालत में पटिशन गई है कि बानी तहरीक इंसाफ को केपी जेल मुंतकिल कर दिया जाए, वो अपनी सजा वहां काटेंगे। जो पटिशन कोर्ट ने जो है टर्न डाउन कर दी है। तो वो तो उनकी पार्टी के लोग थे ना सर। किस बात पे टर्न डाउन की थी? सर मैं कह रहा हूँ केपी जेल, सर बात ये है, मेरी बात तो सुनिए, दरखास्त तो डाली ना केपी जेल जाने की। मैं ये कह रहा हूँ ना हजूर, और अभी भी अगर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं या मुज़ाकरात होते रहे हैं तो वो डील और ढील के मुज़ाकरात हैं। और ये थोड़ी कि बानी कहे जी मैं अपनी सजा पेश भुगतूंगा और आप बाहर के लोग जो है वो मौजे करते हैं। सिद्दीकी साहब की सुन लेते हैं ना, वो जरा उस पे हैं स्काइप पे, तो उनको आवाज भी शायद इशू आता है। जी सिद्दीकी साहब, मुझे काशिफ की आवाज आई थोड़ा किस बात पे टर्न डाउन की गई? इसलिए कि इमरान खान की तरफ से तो थी नहीं। आप डाल दे, मैं डाल दूं, फारूकी साहब डाल दे, किसी ने डाल दिया। आप यही मैं कह रही हूँ ना कि वहां पे एतराज ही उठाया गया कि आपका तो जो लेना देना ही नहीं बनता है। हजूर मेरी बात सुने, अभी इमरान खान साहब के ब्याह पे मुज़ाकरात कौन करने जा रहा है? ब्रेक लेना है। काशिफ साहब आते हैं इस सवाल पर भी। और अभी जैसे नाज़रीन सिद्दीकी साहब ने कहा कि इमरान खान का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तो लगता है कि रास्ता देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये रास्ता किस जानिब निकलता है, कितना रास्ता दिया जाएगा, किस जानिब रास्ता दिया जाएगा, ये बहुत मैटर करता है। इस पर ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं। वेलकम बैक जी। मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और हुकूमती जमातों ही से होने जा रहे हैं।
इमरान खान साहब जैसे कि हमेशा कहते रहे हैं कि जी वो इनसे बात नहीं करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, लेकिन लगता ऐसा है कि अब बात जो है सिर्फ इन्हीं से हो रही होगी। इनडायरेक्टली अगर कुछ मामला कहीं और तय हो रहे हों तो ये मैं नहीं जानती हूँ, ये मेरे ख्याल में हम यूनुस साहब से पूछ लेते हैं। यूनुस साहब बताइएगा कि क्या मौजूदा हुकूमत जो है उसके पास इतना इख्तियार है कि वो ये फैसला कर सके कि इमरान खान को क्या रास्ता देना है, कहाँ तक रास्ता देना है, कितनी छूट देनी है, कौन से मामलात पर क्या तय करना है, खास तौर पर जिस तरह से 9 मई के हवाले से बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जी 9 मई की धूल जो है अब उसको बैठ जाना चाहिए, अब उस मसले को छोड़ दें, आगे बढ़ें। मौजूदा हुकूमत के पास इतना इख्तियार है सर? ये अगर आसपा बात की जाए इख्तियारात की तो आप भी बखूबी वाकफ हैं, सारे वाकफ हैं कि इनके पास कितना इख्तियार है। इनके पास तो कोई चीजें बस जहां से आती हैं ये सारी बात उधर ओके होती है, ठीक है, ना में आए तो नहीं होती, तो इनके पास इख्तियार तो कोई नहीं। लेकिन बानी पीटीआई को अब अगर रास्ता नहीं दिया जाता तो मुल्क के हालात दिन ब दिन जिस तरह सियासी इंतशार बढ़ता जा रहा है, पारा कम नहीं हो रहा, हालात मजीद खराब हो रहे थे। जी। अब आप देखें उन्होंने जो सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया, अगर हम ये कहें कि वो सड़कों पे नहीं आएंगे, वो फिर भी ऐलान के बाद सड़कों पे आ जाएंगे। आप अपर पंजाब से कोई 2-4 हज़ार 5 लोगों को आप कह सकते हैं कि जबरदस्ती बिल जमा करवा लें। अगर पूरा केपी के जो वफाक के महकमे में बिल जमा नहीं करवाएंगे, लाखों में जब लोग होंगे, जनूबी पंजाब से होंगे, दीगर जो सूरत हाल, यानी कि इसको हम हौसला अफजा किसी सूरत करार नहीं दे पाएंगे। ये सर लेकिन अब ये तो ना कहे ना यूनुस साहब, पीटीआई यहाँ बैठ के आप ये तो ना फरमाए ना कि ये उस धमकी की वजह से मुज़ाकरात पे राजी हो गए हैं। सर ऐसा तो नहीं है। नहीं, मैं जो बात करने लगा हूँ मैं वो उस तरफ आने लगा हूँ कि धमकी की बात जो आपने की, जो पीटीआई के मरकजी रहनुमा हैं, जितने भी सियासतदान हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो बानी पीटीआई को बार बार इस बार पर कोशिश कर रहे हैं कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर आएं, जो हुकूमत है उसके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बाद ही वो उनका कहना है कि मसाइल हल हो सकते हैं, बस सूरत दीगर नहीं हो सकते। बानी पीटीआई कहते हैं कि मैं मुज़ाकरात सिर्फ इसी सूरत में करने के लिए तैयार हूं कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए। अब जो रास्ता होगा ये कौमी हुकूमत की तरफ ही देखें हम जा रहे हैं, ये कौमी हुकूमत के लिए भी है। आप देखें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के रास्ते भी जुदा होते जा रहे हैं, ये एक वो भी कोशिश है। फैसल वाडा और आपने देखा कि जिस तरह किरदार अदा कर रहा है और उसके साथ जिस तरह आज भी मुलाकात हुई है, तो ये सारी वो आने वाले दिनों में चीजें हैं कि बड़ा कुछ तब्दील हो सकता है। नून लीग को तो अपनी हुकूमत का खतरा पड़ा हुआ है, इनके पास क्या अख्तियार है ये तो आपके सामने। जिस दिन से इक़्तिदार में आए हैं लोग कहते हैं आज गए कल गए, इनका तो पहले दिन से कभी किसी इत्तेहादी ने इनके साथ जनाब कभी कोई बात शुरू हो जाती है, कभी वो जिस तरह हुकूमत चला रहे हैं, हुकूमत चल नहीं रही, हुकूमत को जबरदस्ती चलाया जा रहा है। हुकूमत रगड़े खा खा के चल रही है, ना मुल्क की मुआशियत कंट्रोल में है, ना हालात कंट्रोल में है। पीटीआई की जन्म से जब आप देखें एहतजाज की कॉल आती है, वो लोग सड़कों पे आए ना आए, ये पूरा मुल्क खुद ही जाम कर देते हैं। अब उन्होंने 25 दिसंबर को फिर कॉल दे दी है कि वो यादगार में जो दुआया तकरीब करेंगे, जो अपना 26 नवंबर को वहां पेश आया है वाकया, उसमें जितने भी लोग शहीद हुए हैं, तो उस दिन आप देखेंगे क्रिसमस डे है, उस दिन आप देखेंगे कैद-ए-आज़म का यौम पैदाइश है। तो अगर ये फिर वो लोग इस कॉल पर कायम रहते हैं, सुहेल अफरीदी ने केपीके से कॉल दी है। और ठीक हो गया यूनुस साहब, आपको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से प्रोटेस्ट किया जाता था या प्रोटेस्ट की कॉल्स दी जाती थी पीटीआई की जानिब से, उससे कहीं ना कहीं मुतासिर होकर या कहीं ना कहीं जाहिर है कि मुल्क की मईशत जो है वो मुतासिर हो रही थी, तो ये बात जो है ये मानी गई है। लेकिन मैं नसीम सिद्दीकी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी और आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि कहीं वजह वो तोता तो नहीं है जिसमें सबकी जान है? देखिए आसमा, ये जो मुज़ाकरात की टेबल पे दोनों आ रहे हैं, उसकी जो मेन वजह मुझे समझ आती है वो 26 नवंबर है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि उनके लोगों के ऊपर डायरेक्ट गोलियां चलाई जाएंगी और इस तरह शहादतें होंगी। ये भी एक कोई अच्छा वाकया तो नहीं था। दूसरी तरफ से हुकूमत अभी तो हुकूमत ऑन ही नहीं कर रही, वो रियासत पे डालती है, रियासत हुकूमत पे डालती है। तो उन्होंने भी देखा कि ये जो वाकया हो गया है इससे अवाम में मजीद रिजेंटमेंट आ रही है। और असमा जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो बार बार कहा जाता है बानी पीटीआई, इमरान खान, जैसे हर मामले का जो मलबा है वो इमरान खान पे डाल दो, वो तो जेल में बैठा, उसकी तो आप तस्वीर भी बाहर नहीं निकलने देती। वजह ये है कि इस दफा मामला इस किस्म का है कि पूरी कौम जो है ना वो सिस्टम के खिलाफ हुई है। जब पीपल्स पार्टी के ऊपर सख्तियां थी तो आवाम ठंडी
बैठ जाती थी, जब नून लीग के ऊपर थी अपना पाबंदियां, अवाम ठंडी होकर बैठ जाती थी। अब वो अवाम जो है ना वो पीटीआई के पीछे निकल रही है। यानी कि दुनिया में अजीब और गरीब वाकया हुआ है कि एक लीडर जेल में बैठा है, उसका आपने निशान छीन लिया, उसके लोगों के कागजात नामजदगी छीन लिया, फिर भी लोगों ने जाके वोट डाला। तो असल प्रॉब्लम लोग है, अवाम है। अवाम अपना छीना हुआ मैंडेट वापस मांगते हैं। पाकिस्तान में मईशत की जितनी मर्जी बात कर ले, स्टॉक एक्सचेंज की जितनी मर्जी बात कर ले, मार्केट में तो पैसा ही नहीं है, लोग बेरोजगार फिर रहे हैं। अच्छा, फिर सारा तमाशा जो है ना, आप मीडिया पे सारा पैसा पाबंदी लगता है लगा- स्टॉक मार्केट में है सर। जी बिल्कुल। और सारी जो अपना कार्रवाई है पाकिस्तान की, वो सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया देख रही है। ना कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ना कोई आपकी जो है वो यहाँ पे पैसे भेज रहा है। तो बड़ा ऐसा मामला है कि दोनों तरफ से ये सोचा गया कि मुज़ाकरात करना पड़ेंगे, क्योंकि जिद करके बहुत देख ली, जिद करके आपने आइन तोड़ लिया, जिद करके आपने इदारे तबाह कर दिए, जिद करके आपने लोगों को मार दिया, अवाम को मार दिया। अवाम को मार देंगे तो फिर हुक्मरानी किसके ऊपर करेंगे? तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ से इस बात की समझ आ रही है कि अब जो है बहुत तबाही मच गई है। जैसे मैंने दूसरी जंग अजीम की मिसाल दी थी कि बहुत तबाही मच गई है। अब अगर मेज पे बैठ के मामलात कर लिए जाए और आइन और कानून के मुताबिक कुछ चीजें हो जाएं, असल में मामला ये है कि हुकूमत तो इसलिए नहीं मुज़ाकरात करना चाहती कि अगर जरा सी भी स्पेस मिल गई इमरान खान या पीटीआई को और बात फेयर एंड फ्री इलेक्शन की तरफ चले गए, तो हम तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। मसला सिर्फ ये है कि हुकूमत इस वजह से, एक तो इख्तियार नहीं है। फैसल वोडा की बात हो रही थी, फैसल वोडा तो वो डाकिया है जो गांव में जाता था और लोगों के खत पढ़ के भी सुनाता था। उनको क्या पता है उन्होंने क्या करना है। तो बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट इंटरेस्टेड है मुज़ाकरात में, अभी तो फैसल वाडा ये इस तरह के और जितने लोग हैं वो बातें जो आके करते हैं, उनको क्या डर खौफ किस चीज का है? इमरान खान का है। सारा पाकिस्तान, सारी इस्टेब्लिशमेंट एक हो गई है, सारी अपोजिशन और जमातें मिल गई हैं, फिर भी ठीक इमरान हो खान गया। का तोड़ आवाम उनके साथ खड़ी हुई है। सही हो गया, जी। सही हो गया। काशिफ साहब आप अच्छा, किस तरह आसमा से? एक चंद सेकंड का यहाँ है, सिर्फ मैं एक थोड़ी सी जी, बात जी, कर लूं। यूनुस जिस तरह साहब, सिद्दीकी प्लीज। साहब ने बताया, ये आप देखें ना कि राणा सनाउल्लाह खुद कह चुके हैं कि अगर हम उसको बाहर निकालते हैं तो ये तो कल को हमें अंदर कर देगा, तो हम तो नहीं चाहते ये बाहर आए। हाँ। तो जिस हुकूमत की हम बात कर रहे हैं वो खुद नहीं चाह रहे कि बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। वो इस जलती पर तेल का काम करते रहे हैं और बदस्तूर जारी है। ये जिस तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश हुई है या जिस तरह आपने बताया जिस तोते में जान है, तो आप देखें कि अब हमारी जो यूरोपियन यूनियन है, मगरबी मुमालिक हैं, हाँ। अगर बानी पीटीआई को हम उस तरफ भी लेके जाते हैं जी, जी। फौजी ट्रायल की तरफ, तो आप मिलिट्री ट्रायल में कोई हमारे लिए ये मुल्क की बेहतरी के लिए इकदाम नहीं होंगे। ठीक है यूनुस साहब। हमारे लिए काशिफ साहब मसाइल आप बढ़ सकते क्या हैं, समझ कम रहे नहीं हो हैं कि जब इख्तियार नहीं है मौजूदा हुकूमत के पास, तो फिर रिलीफ किस तरह से मिल सकता है पीटीआई को? देखें, ना रास्ता रोकने की बात है, ना रास्ता देने की बात है। तरले हो रहे हैं रास्ता लेने के। मुज़ाकरात के ऊपर कौन एग्री किया है? हाँ। पीटीआई एग्री की है ना। हुकूमत तो कह रही थी कि आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, पार्लियामान में आ जाएं, ये कर लें, वो कर लें। ठीक। कौन कह रहा था हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे? तहरीक इंसाफ नहीं कह रही थी। सही। अब तहरीक इंसाफ अगर एग्री कर गई है हाँ। तो वो रास्ता लेने के लिए एग्री की है। और रास्ता क्या है? रास्ता हुजूर ये है कि ये 24 नवंबर या 26 नवंबर का जो एपिसोड हुआ है ना, ये इतना सादा एपिसोड नहीं है। तमाम तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल लीडरशिप कह रही है कि आप ना जाएं वहां पे, G9 बैठ जाए, संजानी बैठ जाए, कहीं और बैठ जाए। कौन वहां पे मजबूती से खड़ा था कि नहीं डी चौक जाना है? वो खड़ी थी एक गैर सियासी खातून जिसका नाम है बुशरा बीबी। बुशरा बीबी क्यों खड़ी थी? हाँ। बुशरा बीबी इसलिए खड़ी थी कि बुशरा बीबी जो है, इनकी कनेक्टिविटी पीटीआई के पूरे दौर में, ये तो इंश्योर है ना कि जनरल फैज के साथ थी। अच्छा, अब वो आ गए यहाँ पे, बैठ गए। मसला क्या था? मसला ये था कि जो बुशरा बीबी हैं वो बानी और फैज को बचाना चाहती थी, वो उस मुहिम पे थी। और मैं तवातुर से आपके शो में कहता रहा हूं, मुहिम का डी चौक मैं बताता हूं आपको। जी, मैं बताता हूं। मैंने क्या कह रहा था कि बुशरा बीबी और बानी, इन दो लोगों के पास ही के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। हाँ, जी। बुशरा बीबी एक ही बात में मस्जिद थी कि सियासत करे या रियासत करे, मुज़ाकरात मेरे साथ करे। ना अली अमीन गंडापुर के साथ होंगे, ना बैरिस्टर गोहर के साथ होंगे। ठीक है जी। अब उनका मामला यह था कि जब मेरे से बात होगी तो मैं साफ उन्हें कहूंगी कि जी आप जो 9 मई के मामलात हैं, जो जनरल फैज साहब हैं, जो उनको फैज देते रहे, फैज उनके कानों में उंडेलते रहे, फिर वो फाल निकालती रही, वो जो सारा मामला है कि आप उनको उधर से जरा ग्रिप हल्की करें। अच्छा, जब ये सारा जोर लगा लिया और कुछ नहीं बन पड़ा, जी। अब क्यों मुज़ाकरात पे आए हैं? क्योंकि
जो फैज साहब पे चार्जशीट फ्रेम हो गई है, उस चार्जशीट में बाकायदा कहा गया कि मुल्क में बदअमनी इंतशार में वो मुलविस पाए गए हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 9 मई के वाकयात में इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आपने जो बात की ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा है, वो कहते हैं कि इनका नेक्सस था। आप सारी बातें छोड़े जी। शेर अफजल मरवत जो बानी पीटीआई 2 बनने के चक्कर में एक पीटीआई को लेके फिर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन फैज था जिसने सियासी जमातों को लड़वाया। ये आपने शॉट चलाया है ना, मैंने तो नहीं कह रहा। तो आप इन डॉट्स को जरा मिला के तो देखिए कि बुशरा बीबी क्यों बजिद थी। मेरे से बात करें सियासत या रियासत, फिर मैं कहूं कि जनाब आप बानी को भी छोड़े, आप फैज को भी छोड़े और आए मामला को आगे लेके चले। अब जब उनको पता है कि मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है, अब वो कहते हैं जी मुज़ाकरात करें। अब बैरिस्टर गौर को कह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात के जरिए हमसे जो सा वो मामला हल करवा ले। सादा सी कहानी है। अब कोई इसको तस्लीम करे ना करे, वक्त खुद ब खुद चीजें अनफोल्ड कर देगा। नसीम साहब, मैं बस सर क्विकली जो भी आप कमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि शहजाद साहब पे जाना है और फिर ब्रेक है सर। जी शहजाद फारूक साहब माजर 1 मिनट में बात करूंगा। बात ये कि रिपोर्टर, इसमें कोई शक नहीं, पर ये एकदम से ये रजिया भट्ट के नावलों के ऊपर चला जाता है ना। अगर पीटीआई या बुशरा बीबी डेमोक्रेटिक डी से डी चौक से क्या बनता है, डेमोक्रेटिक चौक बनता है। अगर वो बुशरा बीबी का क्या लेना देना जमहूरियत से? आप कमाल बात करें भाई। आप मुझे बताएं कि जनरल फैज का बुशरा बीबी के साथ ताल्लुक नहीं था। बोलिएगा ना, अभी आवाज ही नहीं जा रही, उनको आपकी आवाज ही नहीं जाएगी अभी। जी नसीम साहब, पाकिस्तान के हर शहरी को सियासत करने का हक है। जब नवाज शरीफ साहब अंदर थे, कलसूम नवाज ने की, नुसरत भुट्टो ने की, आप ये क्यों एतराज लगाते हैं कि जी वो सियासत नहीं कर सकती? किसी के ऊपर पाबंदी है सियासत करने के ऊपर? बिल्कुल नहीं पाबंदी, लेकिन मारूसी के खिलाफ जमात खड़ी की थी बानी ने। आपकी आवाज नहीं जाएगी, वो रुक जाते हैं। अच्छा खैर, पॉइंट आ गया ना नसीम साहब आपका। शहजाद साहब, इतनी देर से आप खामोश हैं, सारी चीजें सुन रहे हैं। सर कुछ फरमा दीजिए आप भी। भाई मुझे ये लगता है कि जब बंदा पाकिस्तान से बाहर होता है ना, जैसे नसीम सिद्दीकी साहब हैं, तो उस पे इल्मो फिक्र के ऐसे ऐसे दरवाजे वाह होते हैं ना। मैं जब अमेरिका में था, मैंने ऐसी ऐसी गुफ्तगू फरमाई है कि मुझे अब याद आती है तो मेरे अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं पाकिस्तान आया हूँ, मुझे यूं लगता है कि फिक्र दानिश के वो सारे सौते जो हैं वो खुश्क हो गए हैं। और अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस सिचुएशन, अब देखिए कि हमारे यहाँ जो इस वक्त हम जिस गुफ्तगू में उलझे हुए हैं, ये कितनी नॉन प्रोडक्टिव है। बजाय इसके कि बतौर मीडिया हम इस बात पे खुश हों कि यार पाकिस्तान आगे चलेगा, मुज़ाकरात की बात हो रही है, तो हम इसको अब ये किस टर्म पे होगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, रास्ता क्या हो सकता है, रास्ता दिया जाएगा, क्या आगे हल है अगर पाकिस्तान की मईशत की बात है। मेरी बात तो देखें, बाकी किसी को नहीं टोकती है, मेरी दफा आप बार बार आ जाती हैं। देखें मेरी गुजारिशात भी सुन लिया करें सब्र से, मैंने सबकी सुनी है। काशिफ रफीक भाई का जोर जो मैंने शाम से महसूस किया है ना, कि उन्होंने कहा देखा अब ये मिन्नतें कर रहा है, अब ये तरले कर रहा है। तो वो हमारे उधर पाकपतन शरीफ में ना, वो 2 बुजुर्ग थे एज उम्र के, तो उनकी लड़ाई हो गई, तो वो मार कुटाई हुई उनकी। अच्छा। तो वो दोनों फरीक पुलिस के पास चले गए। तो अब एक जरा पैसे वाली पार्टी थी, तो अब वो बकुआ लिख रहे हैं कि जी एक बाबा नीचे गिरा हुआ था और दूसरा बाबा उसको ऊपर से यूं मुक्का मार रहा था। अब जो दोनों पार्टियां थी वो पैसे लेके थानेदार के पास चली गई कि जी हमारा बाबा ऊपर कर दे, और ये दूसरी पार्टी का बाबा जो है जिसको कुसुन लग रहा है, इसको नीचे कर दे। ठीक हो गया। तो ये जो बाबा ऊपर रखने की लड़ाई, मेरा भाई काशिफ रफीक शाम से, तो भाई को प्रोडक्टिव बात करे, मुझे ये बताइए। सर बुशरा बीबी का ताल्लुक पाकपतन से है, हम आपको ऊपर ही रख रहे हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ इतनी सिंपल सी गुजारिश कर रहा हूँ कि यार हमें ये देखना है कि इसको मुल्क के लिए एक खुशाइन करार दें, बजाय इसके के आटा गूंदते हुए हम उसके हिलने पे एतराज कर रहे हैं कि अब क्यों आए, तब क्यों नहीं आए। मैंने पहले एक फिक्रे में कहा कि भाई खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान रुका हुआ है, जाम हुआ है, लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये जो स्टॉक एक्सचेंज के नंबर आप मुझे रोज दिखाते हैं, खुदा की कसम इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ। जिस दिन ये क्रैश होगी, कोई और चीज आगे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, कोई और चीज आगे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। जनरल फैज हमीद साहब जो है ना, उनका ट्रायल जो है ना नाज़रीन, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसका जो ये जो सारा मामला है, ये किस तरह से पाकिस्तान की सियासत के अंदर अहम किरदार अदा कर रहा है, आप कुछ इस पे भी बात कर लेंगे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आता हूँ।
वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले शहजाद साहब ये फरमा रहे थे कि जी अब हमें गुफ्तगू करनी चाहिए है कि अगर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जैसे भी होने जा रहे हैं, इस चीज को हम भूल जाएं, लेकिन अगर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं तो इससे मुल्क को क्या फायदा होने जा रहा है, इस पे बात होनी चाहिए। मुज़ाकरात क्या रुख इख्तियार करेंगे, इस पे बात होनी चाहिए। सवाल तो मेरा तमाम साहिबान से यही था, लेकिन जाहिर है कि वो सारे जो हैं वो अपनी अपनी जो उनके तज्जिए हैं वो भी उन्होंने जाहिर है कि शेयर करने होते हैं, आप लोगों के सामने वो भी रखना होते हैं। तो शहजाद साहब, मैं चले आपसे ये सवाल पूछ लेती हूँ कि जब जनरल फैज हमीद साहब जो हैं, जिनको कल चार्जशीट किया गया है, उनका ट्रायल जो है वो हम मजीद तेज होता हुआ देख रहे हैं, कहा यह जाता था, खुद इमरान खान साहब ये फरमाते थे कि उन्हें मेरे खिलाफ वादा मुआफ गवाह के तौर पर तैयार किया जा रहा है। अब अगर वो वादा माफ गवाह बन जाते हैं इस ट्रायल के दौरान, क्योंकि उसमें 9 मई का भी जिक्र है, उनके सियासत से हटने के बाद का भी जिक्र है, जब वो सियासत में मौजूद थे तब वजीर आजम कौन था, उस वक्त उन्होंने क्या कुछ किया, उसका भी जिक्र है। अगर वो वादा माफ गवाह बन जाते हैं और ये सारी चीज साबित हो जाती है और इसमें इमरान खान का नाम भी आ जाता है, जिस तरह से कल से चमगोइयां हो रही हैं, तो फिर सर बता दें कि इन मुज़ाकरात का क्या बनेगा, बानी का क्या बनेगा? फिर वही, मैं तो फिर मादरत के साथ, पता नहीं हम आज क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरी समझ से बालातर है। आप पूरे पाकिस्तान 24-25 करोड़ लोगों का मुल्क है, उसका फ्यूचर एट स्टेक है, और हम एक रिटायर्ड जनरल तो सर जो सारी चीजें उनसे जुड़ी हैं वो भी तो मैं डिस्कस करूंगी ना सर। मैं यहाँ बैठ के वो तो नहीं बेच सकती, खुशफहमियां तो नहीं बेच सकती। गुजारिश तो सुनिए जी जी सर, गुजारिश तो सुनिए, गुस्सा नहीं करना ना हुक्म सर, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि आम तौर पे तो किसी साबिक रिटायर्ड जर्नल का नाम, मेरा ख्याल है कि इंडिया की आबादी 1 अरब और 30-40 करोड़ के लगभग है, तो उनको नहीं पता होता कि कौन रिटायर, इवन आर्मी चीफ का नाम नहीं पता होता। हम यहाँ पे फैज हमीद साहब को डिस्कस कर रहे हैं, 25 करोड़ लोगों का फ्यूचर है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस है, ठीक है, एतबार लोगों का उठ गया है। लेट्स से, चले मैं इस पे बात कर देता हूँ, ये जनाब इसको आप सजा दे देते हैं, क्या देंगे सजा? मैक्सिमम दे दें। इसने बयान भी दे दिया बानी के खिलाफ, बानी को आपने पकड़ लिया, ट्रायल कर दिया, उसको भी सजा दे दी, लोग मान जाएंगे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका सिस्टम जो है उसकी इतनी वर्थ नहीं है कि आप किसी आदमी के बारे में सच्ची बात भी करें तो मनवा सकें। सही। ये जो क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस है, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश न की तो किसी कार्रवाई का न फैज हमीद, न इमरान खान, न किसी और के मुतालिक क्या वजह है आपके ख्याल में? आसिफ अली जरदारी साहब के मुतालिक जो केसेस बनाए गए, नवाज शरीफ के मुतालिक जो आपने केसेस बनाए, आपने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हवाले से केसेस बनाए, किसी केस के हवाले से आप पूरी कौम को मुत्तफिक नहीं कर सके कि भाई ये वाकई इसमें ये खराबी थी। तो उसका मसला सिर्फ इतना है कि हमारे सिस्टम ने अपनी क्रेडिबिलिटी कभी इस तरह से इस्टेब्लिश नहीं की कि आप अपनी बात जो है वो लोगों से ये आप कर रहे हैं जो करना चाहते हैं, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, और मैं नहीं समझता कि इससे पाकिस्तान के मारूजी हालात पर कोई खास फर्क पड़ेगा। चीजों की रफ्तार तेज हो सकती है, स्लो हो सकती है, जो काम 2 साल बाद होना है वो 5 साल बाद, 10 साल बाद हो जाएगा, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। आप कैंसर का इलाज पैनाडोल से नहीं कर सकते। हम यही कर रहे हैं कि हम अलामात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हम मसले की जड़ को नहीं एड्रेस कर रहे, और माजरत के साथ जब तक हम मसले की जड़ को एड्रेस नहीं करेंगे हमारे मसाइल नहीं हल होंगे। ठीक है सर, वो थोड़ा सा बता भी दें मसले की जड़ क्या है, कैसे रोका जाए ये जो सियासत में मुदाखलत है इसको? फारूकी साहब को उठा लिया जाए। नहीं वो मैंने तो देखे, मैं तो लोगों को बचाता हूँ, ये आज मेरे दर पे हैं, मैं समझ रहा हूँ इनकी साजिश जो भी है, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ। देखिए, हम सब ने एक दिन मर जाना है और हर एक ने कब्र में अपना हिसाब देना है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम में से किसी बंदे का कोई मतलब नहीं है। ठीक हो गया। और ये इदारों को और अफराद को और सियासी जमातों को अपना अपना किरदार समझ के अपने अपने हवाले से ईमानदाराना तौर पे, यार बहुत होगी ना, 77 साल से ये मारामारी चल रही है, एक दूसरे के साथ गालम गलोच कर रहे हैं, जूतों पे दाग चल रही है। ठीक हो गया सर, टाइम कम है, चले थोड़ा सा वहीं के वहीं खड़े, हमारे हमसाए के कहां से कहां चले गए, इवन जो 71 में हमसे अलग हुए थे वो भी हमसे आगे निकल गए। तो चले ना सर, आपने चूंकि मुझे कहा कि जी कुछ और गुफ्तगू होनी चाहिए, तो मैं आपके कहने पे चल लेती हूँ, थोड़ा सा प्रोडक्टिव क्वेश्चन जो है वो पूछ लेती हूँ। नसीम सिद्दीकी साहब, जैसे शहजाद साहब ने भी कहा कि कोई अच्छी बात करनी चाहिए, मुल्क के हक में बात करनी चाहिए, तो अच्छी बात मैं ये कर लेती हूँ जी कि कल कोई चार्जशीट पेश नहीं हुई, उसमें 9 मई का कहीं पर जिक्र नहीं है, 9 मई से पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है। बुशा बीबी जो हैं, अगर फैज हमीद साहब कुछ बोल देते हैं तो उसकी लपेट में वो हरगिज नहीं आएंगी। गोगी साहिबा का इस मसले से कोई लेना देना नहीं है, और
जो खुद कहा है बानी पीटीआई ने कि वो वादा मुआफ गवाह बन सकते हैं मेरे खिलाफ, तो उनसे बानी को कोई खतरा नहीं है। मैंने अच्छी अच्छी बातें कर दी नसीम साहब सारी। अस्मा देखें, बड़ी अच्छी बात आपने कर दी। जब एक हाइप क्रिएट की जाती है ना, और जिधर से हाइप क्रिएट की जाती है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ जी कि अपना शर्जील मेमन के जनाब वहां से अस्पताल से जैतून और शहद की बोतलें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने या वहां से जो बोतलें पकड़ी थी, दूसरे दिन वहां से जैतून और शहद निकल आया। ऐसे फिर जनाब लॉन्च पकड़ी गई थी शर्जील मेमन के हवाले से, जिससे 2 अरब रुपया बरामद हुआ था। जरदारी साहब के ऊपर फेक अकाउंट्स के कितने बड़े केसेस, शहबाज शरीफ के ऊपर मनी केसेस, लॉन्ड्रिंग के। उसके साथ फिर वो मकसूद चपरासी रेडी वाला, ये तो स्टोरीज बिल्ड कर ली जाती हैं। आज क्योंकि बानी पीटीआई के ऊपर जोर चल रहा है तो वो फिर उन्होंने गोगी की स्टोरी बना ली। भाई जब ये सब कर रहे होते हैं उस वक्त क्यों नहीं पकड़ते? जो बुराई की जड़ है, जिस तरह उन्होंने कहा अपना फारूकी साहब ने, और हम सबको पाकिस्तान से प्यार है और हम चाहते हैं और हम सब अपना हिस्सा भी डालते हैं। मैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मजीद मलिक की किताब पढ़ रहा था, हम भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने खुद लिखा, उन्होंने कहा कि मुझे याहिया खान ने बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम अपना ये जो प्रेसिडेंट होते थे उस वक्त अय्यूब के दौर में, सिकंदर मिर्जा, उनके पास जाओ और उनका रिजाइन लेके आओ। बात ये कि फैज हमीद की ने सियासत में मुदाखलत की, फला चीज किसने नहीं की। बेनजीर का बयान सुना है उन्होंने हमीद गुल साहब के बारे में क्या कहा था जब वो जीजी आईएसआई थे, उसामा बिन लादेन से पैसे लिए, टाइम खत्म हो गया। आई एम रियली सॉरी नसीम साहब, सिर्फ 1 मिनट है, 30 सेकंड्स दे सकते हैं हम। काशिफ साहब 30 सेकंड्स आपके लिए। देखें, बात एतबार की हो रही है। एतबार बनता उस वक्त है कि जिस वक्त आपने गलत फहमी की बुनियाद पे किसी तौर पे आपने झूठ बोला, बबांगे दोहल बोला, बार बार बोला, और अगर आपको लगा कि आप झूठ बोला, फिर आप सबसे पहले इतना जिगरा करें आप सामने और आप कहें कि मैं माजरत खाऊं, मुझे गलत फीड किया गया, मैंने झूठ बोला। हाँ, शायद वो माजरत भी कर लेना, मुज़ाकरात कर रहे हैं। पेंशन का झूठ बोला, मुज़ाकरात ना करने का झूठ बोला, 47 फार्म के लोगों से बात ना करने का झूठ बोला। अब मैं चाह रहा हूं कि मुल्क को आगे लेके जाने में मुज़ाकरात करना चाह रहा हूं। व्हाट्सएप 15 सेकंड्स हैं सर आपके पास। जी, इसके लिए आसपा ये है कि अगर तो दौराने ट्रायल ये बात स्टैब्लिश हो गई तो बानी पीटीआई के लिए मसाइल पैदा होंगे। जितने भी सियासी पंडित हैं उनकी नजरें इस केस पर लगी हुई हैं, लेकिन हमें अवाम के जज्बात का और मुल्क में जो सूरत हाल है उसका ख्याल रखना होगा। आपने देखा कि इससे पहले 2019 में एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर जवेद इकबाल को सजाए उम्र कैद हो गई थी, बाद में अगले साल 2023 में सितंबर में उसको जो है वो रिहा कर दिया गया। असद दुरानी का कोर्ट मार्शल हुआ, उसकी पेंशन जब्त कर ली गई। ये चीजें उस वक्त किसी अवाम में नहीं थी कि क्या हो रहा है, कोर्ट मार्शल किसी का हुआ। इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पता है कि एक रिटायर्ड जनरल का जो है वो कोर्ट मार्शल हो रहा है। ठीक है, और जो कुछ उन्होंने 2017 में किया था सर, उसके बाद उन्हें प्रमोशन भी मिल जाती है। ये जो है ना, ये चीजें मेरे ख्याल में ये भी प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें जो है डिस्कस हो सकती हैं, लेकिन प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हो गया है। आप चारों साहिबान का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अल्लाह ने के बाद।